कल हमने आपको खबरों में मिलावट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको आपके खाने में मिलावट के बारे में बताएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े बड़े और प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से लेकर 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये आपके खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को और हर परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन भारत का कोई भी न्यूज चैनल शायद आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। ये न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनेगी, लेकिन हमें लगता है कि टीआरपी मिले या ना मिले, हमें इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आज आपके परिवार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी इस जांच में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। इन सारे राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, यानी हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश में हैं इस समय, मध्य प्रदेश के जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है। यहां उगाई और बेची जाने वाली 25% सब्जियां इस जांच में फेल हो गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए, और इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। यानी अगर आप इन सारे राज्यों में रहते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत है। इन राज्यों में उगाई जाने वाली और बेची जाने वाली कितने प्रतिशत सब्जियां इस जांच में फेल हो गईं, उसका आंकड़ा इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख लीजिए, जिस जिस राज्य में आप रहते हैं उसके हिसाब से यह आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है आपके सामने दिल्ली का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में भी 8.2% सब्जियां खाने के लायक नहीं है। इस अध्ययन के दौरान पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया। इनमें से सिर्फ साउथ जोन यानी दक्षिण जोन से लिए गए सभी नमूने जांच में पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, वहां की सब्जियां बिल्कुल ठीक थी, वहां की सब्जियां खाने लायक पाई गई हैं, वो वहां के सभी नमूने जांच में पास हो गए। जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई। इस स्टडी के दौरान देश भर से पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के 3,300 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए थे। इनमें से 306 यानी लगभग 9% सैंपल्स किसी न किसी पैमाने पर फेल हो गए। जो 306 सैंपल्स फेल हुए हैं, उनमें से 260 में लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में भी लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाले टमाटर में 600 माइक्रोग्राम और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम तक लेड पाया गया। लेड के अलावा देश भर में खाई जाने वाली इन सब्जियों में कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व भी पाए गए हैं, जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहां हजारों वर्षों से प्राकृतिक माहौल में सब्जियां उगाई जाती हैं, तो फिर आखिर सब्जियों में यह जहर आया कहां से? और आपके दिमाग में यह बात भी आ रही होगी, आज तक सारे डॉक्टर आपको यही बताते हैं, किताबों में आपने यही पढ़ा है, बड़े बुजुर्ग आपको यही बताकर गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाओ, और सबसे स्वस्थ खाना हमारे भोजन जो माना जाता है हमारे यहाँ, वो होता है हरी सब्जियों का। लेकिन ये हरी सब्जियां ही अब आपकी जान ले लेंगी। इसका जवाब यह है कि सब्जियों में ये जहरीले तत्व कीटनाशकों के इस्तेमाल से आते हैं, यानी जहां ज्यादा कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां की सब्जियां ठीक नहीं है। मिट्टी में आई खराबी और गंदे पानी से खेती करने पर भी इस तरह का जहर सब्जियों में आ जाता है। यानी जो खेती गंदे पानी से हो रही है, जहां सिंचाई गंदे पानी से की जा रही है, वहां की जो पैदावार है वो भी आपको बीमार कर सकती है। ये देश के किसी एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश की कहानी है, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, खेती कहीं भी करते हो। लेड,
कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाएं तो ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं और इनमें से कुछ तत्व तो जान भी ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में लेड अगर आपके शरीर में चला जाए तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये बच्चों के विकास पर भी बुरा असर डालता है और ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक से आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। देश भर में उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। इस नई रिपोर्ट पर देश के आम लोगों का क्या कहना है, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की और देश के आम लोग जहरीली सब्जियों पर क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर आपको इन जहरीली सब्जियों से बचने के उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देश के वो लोग हैं जो मंडियों से महंगी महंगी सब्जियां इसलिए खरीद कर लाते हैं ताकि ये स्वस्थ रह सकें और सब्जी खाना हमारे देश में बहुत पौष्टिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो नई सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है ये बहुत खतरनाक है। हमें तो देख के जो साफ सुथरी लग रही होती है, चाहे वो केमिकल से धुली हुई हो या अंदर हो, हमें तो कुछ पता चलता नहीं है। हमें तो जो लेनी है वो लेनी ही है सब्जी। क्या है, डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर इंटरनली क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप उगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह है वो सब चीज़ें मत डालें। इससे कहाँ से बच पाएंगे? अब इन्हें ना खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? और इतनी तो पहचान कस्टमर कर नहीं पाएगा कि भाई इसमें किस में मिलावट है, किस में मिलावट नहीं है। ग्राहक के पास में कोई लैब तो होता नहीं है। एक्चुअली है कि इसको जो टेस्ट करे इसमें जो है ना कोई लेड है या इस पर से कुछ जो है ना केमिकल मिक्स कर रखा है, ये जो है ना आकर के खरीदा, घर ले जा कर के सीधे बनाना शुरू कर दिया जो भी है। लेकिन इसमें जो है ना क्या है नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो है ना क्या बीमारी होती है नहीं होती है। हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम पे कुछ ऐसा चेक करने का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे हम चेक कर सकें। से गाजीपुर मंडी से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं धुल धाल के, साफ करके अच्छे से। खेत में तो उगाते नहीं है, जो हमें पता होगा केमिकल हटेगा या नहीं हटेगा। हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर से आता है। बेंगलोर, कर्नाटक, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब्जियाँ आजकल वहाँ से आ रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में देश के लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, किसानों में कोई जागरूकता नहीं है और मंडियों में जो लोग इन सब्जियों को बेचते हैं, इन फलों को बेचते हैं, उनमें भी कोई जागरूकता नहीं है। वो ये नहीं जानते, किसान ये नहीं जानता कि वो जहर उगा रहा है, मंडी वाला ये नहीं जानता कि वो जहर बेच रहा है और देश के आम लोग ये नहीं जानते कि वो इस जहर को पैसा देकर खरीद रहे हैं और जहर खा रहे हैं। आपने अक्सर अपने आसपास ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास अचानक से बीमार हो जाते हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है। यहां तक कि आपने अपने आसपास लोगों में यह भी देखा होगा कि अचानक से पता चलता है कि किसी को कैंसर हो गया है और लोग कैंसर से अचानक मर जाते हैं। और आप इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है, वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को ये कैंसर हुआ है या ये बीमारी हुई है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसने तो जीवन भर ना कभी शराब पी है, ना धूम्रपान किया है, खाने पीने पर भी पूरा डिसिप्लिन रखता था, हेल्दी लाइफस्टाइल था। उसके बावजूद किसी की किडनी कैसे फेल हो सकती है, किसी को कैंसर कैसे हो सकता है? अक्सर इस तरह की बातें हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देखते रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये सारे लोग अपने मन में जरूर सोचते होंगे कि इनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, ये तो कोई बाहर का खाना खाते ही नहीं है, कम तेल का खाना खाते हैं, कोई बुरी आदत नहीं है, उसके बावजूद बीमार हो जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन चीज़ों को आप स्वस्थ समझकर खा रहे हैं, जिन सब्जियों को खा रहे हैं, असल में अगर वही सब्जियां जहरीली निकलें तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कहां जाएंगे? फिर इस दुनिया में कौन सा अस्पताल आपके लिए बना है और कौन सी दवाई आप पर असर करेगी? यह बहुत मुश्किल चॉइस है क्योंकि इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है और ये कैसे आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस पर जी न्यूज आज नहीं
बल्कि कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। जो हमारे नियमित दर्शक हैं, जो लगातार जी न्यूज़ देखते हैं हर रोज, या जो डीएनए के नियमित दर्शक हैं, उन्हें याद होगा हमने वर्ष 2016 में पहली बार पूरे देश को इन जहरीली सब्जियों के बारे में बताया था, आज से 4 साल पहले। इसके बाद हमने इसको यहीं छोड़ा नहीं, हमने 2018 में भी आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, 2019 में भी इस विषय पर बाकायदा हमने एक सीरीज आपको दिखाई थी। उस समय अलग अलग शहरों का प्रशासन हमारी इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद काफी सजग हुआ था और गंदे पानी से होने वाली खेती पर रोक भी लगा दी गई थी और ऐसा दोबारा न करने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में शासन और प्रशासन सब चलता है वाली सोच के आधार पर काम करते हैं। मीडिया में कोई खबर आ जाती है तो प्रशासन थोड़ा सा चुस्त हो जाता है कुछ महीनों के लिए और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। हमने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली और आसपास जहां यमुना का जो जहरीला पानी है, वहां खेती में उस जहरीले पानी को जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां की सब्जियां भी जहरीली हैं। हम लगातार आपको दिखाते आए हैं और अब भी हम अपनी इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हमारे लिए टीआरपी से ज्यादा जरूरी आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य है। इसलिए आज हमने आपको एक बार फिर उस पुरानी रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से दिखाने का फैसला किया है जिसने पूरे देश को जहरीली सब्जियों के खतरों के प्रति आगाह किया था। हम ये जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो विषय है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेता इन विषयों पर कभी कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर धर्म के आधार पर कोई बात होती, जाति के आधार पर कोई बात होती, कोई ऐसी बात होती जिससे इन नेताओं के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ता हो, तब तो वो इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं नॉन पॉलिटिकल। इसमें ना तो किसी को वोटों का फायदा होता है, ना किसी को टीआरपी का फायदा होता है, ना किसी को पैसे का फायदा होता है। इसलिए इसमें फायदा या नुकसान जो है वो है आम आदमी का, और आम आदमी का हमारे देश में क्या महत्व है, इस सारे बिजनेस मॉडल में आम आदमी कहां ठहरता है, ये सब आप जानते हैं। अब ये रिपोर्ट्स देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। दो 2016 में हमने आपको बताया था कि कैसे गंदी और प्रदूषित नदियों के किनारे उगने वाली सब्जियां घर घर में कैंसर बांट रही हैं। तब हमारी रिपोर्टिंग के केंद्र में हिंडन नदी थी। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी। गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें, जब उस सब्जी को सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। इसके बाद 2018 में हमने आपको दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना नदी के किनारे हो रही इस जहरीली खेती के प्रति आगाह किया था और इन सब्जियों की एक मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराकर यह साबित किया था कि कैसे आपकी सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर थी, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें यह तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको यह बात समझानी जरूरी थी इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है।
और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, दो चीज़ों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है, मैं कहता हूँ उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करें कि एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। पुराने ज़माने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2018 की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे होने वाली खेती पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया। इसलिए 2019 में हमने फिर से इस देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया, या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में, या मेरे को खून की कमी हो गई। जब हम पूरे देश को इस खतरे के प्रति सावधान कर रहे थे, तभी इस बीच वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर से सब्जियों के सैंपल के जांच करने के आदेश FSSAI को दिए। टोटल 3,332 सैंपल कलेक्ट किए और इनफैक्ट कुछ सैंपल्स हमने फार्म गेट से भी लिए, खाली मंडी से नहीं लिए। कुछ सैंपल्स 118 सैंपल्स फार्म गेट से भी कलेक्ट किए गए। तो उसमें से पाया गया कि 306 सैंपल हमारे जो प्रदूषित थे, जिसमें मेटल कंटामिनेशन देखा गया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा देखा गया, जो हमने मेनली जो देखे जिसमें हमारे लिमिट्स फिक्स्ड हैं, लाइक परमिसेबल लिमिट्स जिसमें FSSAI ने दिए हुए हैं, लाइक लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है और मरकरी। तो इन 4 का मेनली हमने देखा, लेकिन जबकि हमने टेस्ट 14 मेटल्स का भी टोटल में कर दिया था। FSSAI की ताजा रिपोर्ट और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि इस सर्वे में देश भर में उगाई और बेची जाने वाली करीब 10% सब्जियां जहरीली पाई गई हैं और ये जहर आपको और हमें बीमार और बहुत बीमार बना रहा है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए, आप अपने लंच में इन्हीं सब्जियों को लेकर जाते हैं, अपने घर पर फोन करके पूछते हैं आज डिनर में कौन सी सब्जी बनी है, लेकिन जैसे ही ये सब्जियां उगाई जाती हैं उसकी तस्वीरें किसी का भी सब्जियों से मोह भंग कर सकती है। अब सवाल यह है कि आप जहरीली सब्जियों से बच कैसे सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स आपको डराते तो बहुत हैं, लेकिन आपको कभी सॉल्यूशन नहीं बताते, आपको ये नहीं बताते कि अब आप क्या करें, सिर्फ आपको डरा कर छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं आप कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। जो जहर सब्जियों को उगाए जाने के दौरान उनके अंदर पहुंचता है, उसका घर बैठे पता लगाना असल में पूरी तरह संभव नहीं है। यह काम सिर्फ किसी लैब में हो सकता है और इससे बचने का एक ही तरीका है और वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की सब्जियां महंगी होती हैं। इसलिए दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप जिससे भी सब्जियां खरीदते हैं उससे ये जरूर पूछें कि वो ये सब्जियां कहां से लाता है, ये सब्जियां कहां पर उगाई गई हैं। थोड़ी सी जांच के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब्जियां प्रदूषित नदियों के किनारे उगाई गई हैं या नहीं। आप जिस भी शहर में रहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके शहर में कुछ प्रदूषित नदियां हैं या कुछ प्रदूषित नाले हैं और उनके आसपास कुछ खेत हैं जहां पर सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो उन सब्जियों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में उगाई गई सब्जियां आपको बीमार कर सकती हैं, पहली बात ये। और जहां ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके घर पर छत है तो आप अपने घर की छत पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगाने की कोशिश कर सकते हैं। ये संभव है।
हालांकि ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी और इसमें थोड़ा सा खर्चा भी आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप जहरीली सब्जियां खाने से हमेशा के लिए बच जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में थोड़ा सा भी स्पेस है या अगर आपके घर पर छत है तो उसका प्रयोग कीजिए। सब्जियां आपके घर तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान भी दूषित हो जाती हैं। उन्हें खाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आप सब्जियों को पकाने से पहले उन्हें काफ़ी देर तक और अच्छी तरह से धोएं। आप चाहें तो इन सब्जियों को कुछ देर के लिए नमक के पानी में डुबोकर रख सकते हैं। इससे सब्जियों पर चिपके कई हानिकारक तत्व अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। आप सब्जियों को छीलकर उसे पानी और बेकिंग सोडा से भी धो सकते हैं। सब्जियों को धोते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे सब्जियों पर लगी गंदगी आसानी से साफ हो सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकारें इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक दूषित नदियों के पानी से खेती करने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सरकार चाहे तो किसानों को कीटनाशक के इस्तेमाल से बचने की सलाह दे सकती है। इसके लिए सरकारों को किसानों को यह समझाना पड़ेगा कि वो कैसे बिना कीटनाशक के अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये किसी एक व्यक्ति या संस्था या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए पूरे समाज के साथ सभी वर्गों को साथ आना होगा और जहरीली सब्जियों और मिलावट के इस गठबंधन को आपको तोड़ना पड़ेगा। ज्यादा टीआरपी पाने के लिए खबरों से खिलवाड़ तो होती ही है, लेकिन अब उस मीटर से भी छेड़छाड़ होने लगी है, जिससे यह पता चलता है कि किसी चैनल की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी क्या है। मतलब ये कि उस चैनल को कितने लोग देखते हैं। एक बात और आपसे आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं कि आज हमने डीएनए की शुरुआत की सब्जियों के इस मुद्दे से। सब्जियों के मुद्दे को हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं का मुद्दा माना जाता है, रसोई का मुद्दा माना जाता है। इससे पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। और आज भी बहुत सारे पुरुष या परिवार जब हमें देख रहे होंगे तो बहुत सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को या घर की महिलाओं को बुलाकर कहा होगा कि देखो तुम्हारे काम की कोई खबर आ रही है, इसको अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, क्योंकि इसे महिला प्रधान खबर मान लिया जाता है, जबकि इसका पूरे परिवार के स्वास्थ्य से लेना देना है। और फिर आपने यह भी नोट किया होगा कि न्यूज चैनल्स पर, खासतौर पर प्राइम टाइम पर, कौन सा ऐसा प्राइम टाइम शो है जो सब्जियों के मुद्दे से शुरुआत करेगा या जो सब्जियों की खबर को पहली हेडलाइन बना लेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूज चैनल्स पर हमेशा पुरुष प्रधान खबरें ही चलती हैं और न्यूज चैनल्स में जो टीआरपी का फॉर्मूला है वो हेड ऑफ द फैमिली पर टिका होता है। जो ये माना जाता है टीआरपी के फॉर्मूले में कि खबरों को घर के जो पुरुष हैं, पुरुष सदस्य, और वो भी जो 25 साल से ऊपर के पुरुष हैं, वही न्यूज़ देखते हैं। महिलाएं न्यूज़ नहीं देखती, बच्चे न्यूज़ नहीं देखते और जो हमारे देश के युवा हैं वो भी न्यूज़ नहीं देखते। इसलिए जो न्यूज़ का पूरा की पूरा कंटेंट है वो पुरुषों पर आधारित है, वो पुरुष प्रधान है और इसीलिए महिलाओं ने खबरों को देखना छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी चुनौती है। कल मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चैनलों की, न्यूज़ चैनल्स की जो रेटिंग होती है उसमें घोटाला हो रहा है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों का नाम सामने आया था। बाद में एक बात और सामने आई जो कि कल मुंबई पुलिस ने नहीं बताई थी, या समझ लीजिए कि शायद छिपा ली थी, और वो बात यह थी कि इस मामले की शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम था, लेकिन यह बात कल मुंबई पुलिस ने बताई नहीं। मुंबई पुलिस ने उसका नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं। आज हमने मुंबई पुलिस से औपचारिक रूप से यह पूछा कि इस पूरे मामले में किस किस के नाम हैं और मुंबई पुलिस ने हमें एक स्पष्टीकरण दिया है जो हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। जी न्यूज़ ने कभी आपको भटकाने की कोशिश नहीं की, जो सच है वही बताया है। तो अब एक सच ये भी सुन लीजिए। मुंबई पुलिस ने हमें बताया, उनका बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है, हमें मिली शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम लिया गया था। जब हमने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो इंडिया टुडे टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी, यानी कुल मिलाकर 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले।
बॉक्स सिनेमा और फख्त मराठी चैनल से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे चैनल यानी रिपब्लिक टीवी को लेकर आगे की जांच जारी है। तो आज जब मुंबई पुलिस से हमने ये पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि कल रात तक जो खबरें आ रही थी वो अपुष्ट खबरें आ रही थी और हम आपके सामने वही खबरें दे सकते हैं जो पुष्ट हों। तो पुष्ट खबर यह है कि इसमें घोटाले में जब शिकायत आई थी तो शिकायत में और एफआईआर में इंडिया टुडे टीवी का ही नाम था, लेकिन जांच में वो नाम बाहर निकल गया। टीआरपी घोटाले की इस खबर में जितने भी पक्ष हैं सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हर कोई सच का अपना अपना संस्करण सुना रहा है। जैसे हमारे देश में 400 न्यूज चैनल हैं और हर खबर के 400 अलग अलग सच के संस्करण हवा में घूमते रहते हैं। हर चैनल आपको यही कहता है कि वही सच बता रहा है और हर चैनल आपको यही कहता है कि इंसाफ के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है। हर चैनल एक दूसरे को दोषी बताने में भी जुटा हुआ है इस समय। इस सब के बीच तथ्य और सत्य कहीं दबकर रह गए हैं। सारे देश के न्यूज चैनल्स अब आपस में लड़ रहे हैं और जो बड़ी बात है उसे शायद भूल गए हैं। जो बड़ी बात है वो है हमारे देश के दर्शकों के साथ यानी आपके साथ होने वाला धोखा। और बड़ी बात यह है कि जिस बिजनेस मॉडल को न्यूज चैनल्स फॉलो कर रहे हैं उस बिजनेस मॉडल में सेंध लगी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसलिए सारे न्यूज चैनल्स को मिलकर बैठकर ये बात सोचनी चाहिए कि अपने कंटेंट को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं, अपने आप को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं और कैसे दर्शकों से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे इस तरह की खबरें दर्शकों को दिखा सकते हैं जिससे कि पूरे के पूरे परिवार बैठकर एक साथ उन न्यूज चैनल्स को देखें। यानी एक अंग्रेजी में शब्द होता है टॉक्सिक। सारे न्यूज चैनल्स को मिलकर इस बात पर बहस करनी चाहिए, आपस में आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने आप को टॉक्सिक बनाने से कैसे रोकें, अपने आप को कम जहरीला कैसे बनाएं और अपने आप को इतना सम्मानजनक कैसे बनाएं कि पूरा की पूरा परिवार एक साथ बैठकर बिना किसी डर के न्यूज चैनल्स देखना शुरू कर सके। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाते हैं जिसका दावा है कि टीआरपी रैकेट के लोगों ने उससे भी संपर्क किया था और कहा था कि अगर वो रोज शाम को रिपब्लिक टीवी देखेगा तो बदले में 400 रुपए हर महीने मिलेंगे, सिर्फ 400 रुपए। साथ ही बिजली के बिल की भरपाई की बात भी कही गई कि बिजली का बिल भी हम देंगे। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर पूरी कहानी आज हमें बताई। उसने बताया कि शुरू में मैंने टीआरपी का बैरोमीटर अपने घर में लगवा लिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे हटाने के लिए कहा। अब हम आपको उस व्यक्ति की ही बात सुनाते हैं। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये नकली टीआरपी का खेल कैसे खेला जाता है। और आज आप सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो टीआरपी का घोटाला है सबसे पहले आप इसे डिकोड कीजिए, क्योंकि ये पूरा की पूरा धंधा आपकी पसंद और नापसंद को लेकर चल रहा है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को लेकर चल रहा है और आपके जो लाइक्स हैं इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है विज्ञापनों के लिए। अब आप पहले ये कहानी सुनिए। आप अगर बताइए कि क्या कुछ हुआ था, ये टीआरपी घोटाले की शुरुआत आपके साथ कैसे शुरुआत हुई थी? करीबन 1 साल पहले मुझे फ़ोन आया था कि भाई आपका नंबर, आपका नाम सिलेक्ट किया गया है और हम आपके उधर एक बैरोमीटर लगाना चाहते हैं। तो हमने पूछा किस टाइप का बैरोमीटर होता है, तो बोलते टीवी चैनल्स होती है जिसमें कौन आदमी कौन सी ज़्यादा चैनल देख रहा है, कौन सा न्यूज़ देख रहा है, कौन सी सीरियल्स देख रहा है, तो एक उसका बैरोमीटर होता है। तो हम आपके उधर लगाना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है लगाइए। तो हमारा नाम सिलेक्ट हुआ। हमने पूछा हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि हम आपसे मिल के बताएंगे और उन्होंने बताया कि भाई आपके उधर जो लाइट बिल आएगा या जो भी आएगा हम पे करेंगे, बट आपको मीटर अगर हम लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो हमने परमिशन दिया लगाने का। ये कब की बात है? ये करीबन 1 साल हो गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने मीटर लगाया नहीं? हमने मीटर लगवाया। उसके बाद करीबन आज से लॉकडाउन के पहले एक हमें इंसान ने कांटेक्ट किया कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस बैरोमीटर के बारे में। और हमने बोला क्या मैटर है, तो बोला आपसे मिलना चाहते हैं आपका बेनिफिट के लिए। बोला ठीक है आइए मिलिए। तो कोई विशाल भंडारी करके नाम का शख्स था जो हमें मिला था। तो उन्होंने बोला करीबन कि आई थिंक मुझे लगता है फरवरी में कि भाई आप स्पेशल 1-2 चैनल का नाम है मैं आपको देता हूँ, आप चैनल देखिए जिससे आपका बेनिफिट होगा करके। तो फिर हमने बोला क्या बेनिफिट है, तो बोलता है हम आपको पर मंथ आपको 400 रुपये देंगे और आप रिपब्लिक भारत देखिए आप, और ख़ास करके आप प्राइम टाइम देखिए तो हम आपको हर महीने आपको 400 रुपये देंगे। अच्छा, तो आपसे विशाल भंडारी ने रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत इस चैनल का नाम लिया? हाँ जी, पर्सनली उसने चैनल का नाम लिया कि आप खास करके प्राइम टाइम देखिए
अर्णव गोस्वामी का एक शो आता है, वो आप देखिए, और करीबन 2 घंटा आप दिन में कम से कम चैनल देखिए, रिपब्लिक भारत। और इसके बदले में वो आपको क्या पैसे देना चाहते थे? वो मुझे 400 में खरीदना चाहते थे सर, बट ये पॉसिबल नहीं है। हम अच्छे घर के लोग हैं, खाते पीते खानदान से है। तो आपने क्या किया उसके बाद? हमने बोला कि हमको ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपको बता दूं, मैं कुछ थोड़े दिन महीने पहले हमने इसको निकाल दिया था। हमने बोला आपको चाहिए, हम 1-2 रेफरेंस देंगे, आप उधर लगाइए, बट शायद मुझे पता नहीं आके क्या हुआ है करके। तो आपने उसके बाद बैरोमीटर अनइंस्टॉल करवा दिया? या 100% इंस्टॉल करवा दिया, बिकॉज हम कोई अच्छे घर से लोग हैं, हम कोई 400 के बिकाऊ नहीं बैठे यहाँ पे। तो आपने जो रेफरेंसेस दिए तो वो कहाँ के लोग हैं? उनके घर में क्या इसी शर्त के साथ विशाल भंडारी ने कांटेक्ट किया, क्या कुछ हुआ? ये मुझे मेरे दोस्त लोग, मैंने रेफरेंस दिए थे, कांदिवली में रहते हैं लोग, छोटे घर के लोग हैं, तो बोला शायद उनका भला हो जाए, बट आगे मैंने फिर कांटेक्ट किया नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या हुआ है। लेकिन आपसे जो है ज़रूर कोशिश की गई थी कि रिपब्लिक टीवी आपने कहा कि आपको देखने के लिए कहा गया। 100% मुझे कांटेक्ट किया गया था, मुझे मिले भी थे, और ये कहा गया था कि आप रिपब्लिक भारत देखिए, खास करके प्राइम टाइम देखिए। अगर लेकिन आप उन्हें कहते कि हाँ हम ये लगाएंगे देखेंगे, तो क्या वो इसको कोई क्रॉस चेक भी करने वाले थे? उसके बारे में आपको कुछ बताया गया? नहीं, उन्होंने बताया कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि आप ये चैनल देखते हो कि नहीं देखते हो करके। तो देखिए सर, हमारा बड़ा फैमिली है, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई स्पेशली हमारे प्राइम टाइम कुछ सीरियल देखने हम ना देखें और खाली वही चैनल देखें। तो कौन 400 में एक्सेप्ट करेगा सर वो चीज़ है, और हमको चाहिए भी थोड़ी पैसे। हम तो मनोरंजन के लिए चैनल देखते हैं, अच्छी न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, बट स्पेशली आप 400 में खरीद थोड़ी हमें सकते हैं क्योंकि आप यही चैनल देखो आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए उन्होंने हमने पूछा था क्या आप कैसे से आपको पता चलता है, तो बोलते हैं हमारी टीम आती है, मॉनिटरिंग करती है, हमने बैरोमीटर लगाया तो हमको पता चलता है कौन सी चैनल आप ज़्यादा देख रहे हो करके। अब आपको हम ये समझाते हैं कि कुछ लोगों के खास चैनल देर तक देखने से उस चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ती है। यानी अब आपने ये देखा कि चैनल उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जिनके घरों में ये टीआरपी मीटर लगे होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारा ही चैनल देखिए, या हमारा चैनल एक बार ट्यून इन करके छोड़ दीजिए और घंटों तक उसे चलने दीजिए, चाहे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। इस बात को समझने के लिए आपको इस पूरे कारोबार को जानना होगा। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक चीज़ साफ है, इसमें दर्शकों का फायदा होगा, इसमें आपका फायदा होगा, और अब ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थीं, इसमें भी सफाई होगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है असल में ठीक ही हो रहा है। एक तो आप सब लोग जागरूक हो जाएंगे इस टीआरपी के खेल के बारे में, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दूसरा, जो लोग गलत तरीके से टीआरपी का इस्तेमाल कर रहे थे या कह लीजिए कि दुरुपयोग कर रहे थे, वो लोग अब सावधान हो जाएंगे और वहां से सफाई होगी। तीसरा, जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन देने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आंख बंद करके अब तक सिर्फ टीआरपी का चार्ट देखकर विज्ञापन के रेट तय करते थे, अब उन्हें भी इतनी अकल आ जाएगी कि ये टीआरपी शायद असली ना हो, ऑर्गेनिक ना हो। थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, आज हम आपको ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक न्यूज़ देखिए, ऑर्गेनिक चैनल्स देखिए जो असली खबरें आपको दिखा रहे हैं, नकली नहीं। और ऑर्गेनिक टीआरपी वाले चैनल्स को देखिए जिनकी असली टीआरपी है, नकली नहीं। टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग पता करने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने पूरे देश में 44,000 घरों में टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्सेस के साथ एक मशीन लगा रखी है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए, देश भर के 44,000 घरों में यह मशीन लगी हुई है जिसमें आप जो भी देखते हैं अपने टीवी पर, उस टीवी में लगी मशीन सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या देखा, कितनी देर देखा, सब कुछ वहां रिकॉर्ड हो जाता है इस बैरोमीटर में। और फिर ये कंपनी के लोग उस बैरोमीटर से चिप निकाल कर ले जाते हैं, डेटा, और फिर उस डेटा को स्टडी करके हर हफ्ते वीरवार के दिन टीआरपी की जो एक चार्ट है वो जारी करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितनी देर तक कौन सा चैनल देखा है। ये जो बैरोमीटर हैं, ये जिन 44,000 घरों में लगे हैं, उनके कुल सदस्यों की संख्या 1,80,000 के लगभग है। तो एक तो आप ये जान लीजिए कि ये देश 135 करोड़ लोगों का है, और इस देश के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व ये 1,80,000 लोगों का छोटा सा सैंपल कर रहा है। तो ये लगभग 1.5 से पौने 2 लाख लोग तय कर रहे हैं कि पूरा भारत क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा, भारत क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, भारत का नंबर 1 चैनल कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये सब कुछ ये 44,000 घर तय करते हैं और ये 1.5 पौने 2 लाख लोग तय करते हैं। अब अगर इनमें से इन
1.5 लाख लोगों में से अगर आपने 5-10 हजार लोगों को भी कुछ पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया तो आप सोच सकते हैं ये ईवीएम हैक करने जैसा घोटाला है, ये बूथ कैप्चरिंग करने जैसा घोटाला है, ये समझ लीजिए कि टीआरपी की चोरी हो गई। टेलीविजन विज्ञापनों का सालाना जो कारोबार है, जो टेलीविजन आप देखते हैं, भारत में टेलीविजन इंडस्ट्री का जो सालाना कारोबार है वो है लगभग 32,000 करोड़ रुपए का। और इसे अगर हम इन 1,80,000 लोगों के बीच में बांटें 32,000 करोड़ को, तो एक व्यक्ति जो टीआरपी मीटर वाले टीवी को देख रहा है या टीआरपी मीटर वाले घर में रह रहा है, उसकी पसंद या नापसंद, उसकी लाइक या डिसलाइक की कीमत होती है 17,77,777 रुपए। लगभग ये कीमत आती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 400 से 500 रुपए में कोई खास चैनल चलाने के लिए तैयार हो जाता है, वो 17,77,777 रुपए के विज्ञापन के कारोबार को प्रभावित करता है। यानी जो लोग 400-500 रुपए में बिक जाते हैं, वो शायद खुद भी ये नहीं जानते कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ लोग कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ये जो लोग 500 रुपए में ये सब करने के लिए तैयार हो गए, ये खुद नहीं जानते कि असल में इनकी कीमत 17 लाख रुपए है और 17 लाख रुपए का काम इन्होंने 500 रुपए में करके लोगों को दे दिया। इस बिजनेस को आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसे अब तक हमारे देश में लोगों से छुपा कर रखा गया है। जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं, यानी एडवर्टाइजर हैं, जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी भी आपको ये बताया नहीं कि विज्ञापन की दर क्या होती है, विज्ञापन कैसे दिए जाते हैं, ये टीआरपी कैसे नापा जाता है, और इसके बारे में कभी भी कोई ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं गई। अब ये अच्छी बात है, पहली बार इस पर बहस हो रही है और ये पूरा की पूरा सिस्टम अब पारदर्शी बन रहा है और हमारी कोशिश है कि इस देश के बच्चे को ये पता चल जाए कि ये टीआरपी का फॉर्मूला होता कहाँ है, ये टीआरपी के मीटर कैसे काम करते हैं और ये टीआरपी कैसे आती है, और टीआरपी के नाम पर कैसे देश के लोगों को ही नहीं, जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि टीआरपी हमेशा सच नहीं बोलती। कुछ मामलों में टीआरपी एक इंडिकेशन देती है कि कौन सा कार्यक्रम सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कार्यक्रम लोकप्रिय है, लेकिन कुछ मामलों में आपको मिसगाइड भी करती है। अब आपको टीआरपी का फॉर्मूला समझाते हैं, और यह फॉर्मूला न्यूज चैनल में काम करने वाले सब प्रोड्यूसर्स को, सारे एडिटर्स को पता होता है। आपने अपने घर में भी लगातार देखा होगा कि आमतौर पर जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे ज्यादा न्यूज चैनल देखता है। आपके भी घर में जो बड़े लोग हैं, यानी जो आपके परिवार के मुखिया हैं और जो पुरुष हैं आपके परिवार में 25 साल से ऊपर के, वही लोग ज्यादा न्यूज चैनल देखते होंगे। नौजवान जो हैं और छात्र, वो अक्सर या तो स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, नहीं तो फिल्मों का चैनल देखते हैं या कोई और म्यूजिक चैनल देखते हैं। जो बच्चे हैं वो किड्स चैनल देखते हैं, यानी कार्टून चैनल देखते हैं, और परिवार की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट चैनल देखना पसंद करती हैं, यानी सीरियल्स वगैरह देखना पसंद करती हैं। ये कुल मिलाकर हमारे हर घर की कहानी है। यानी न्यूज चैनल देखने वाले अधिकतर लोग पुरुष होते हैं, और यही कारण है कि आज जो भी न्यूज चैनल आप देखते हैं वो सभी, उनमें जो खबरें आती हैं वो पुरुष प्रधान खबरें आती हैं। इस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाता है जो पुरुषों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जो पुरुषों को अच्छा लगे। जो कार्यक्रम बनते हैं वो भी पुरुषों के हिसाब से ही बनते हैं। इस कारण ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अगर आप कोई न्यूज चैनल अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठकर देखना भी चाहें तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके घर की महिलाएं बोर हो जाएंगी, बच्चे भी बोर हो जाएंगे, युवा भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हमारे काम का कुछ नहीं आ रहा, हमारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह चीख चिल्लाकर, नाच गाकर खबरें दिखाई जाती हैं और जो खबरों का सिलेक्शन होता है उसे कोई भी अपने बच्चों के साथ देखना नहीं चाहेगा, परिवार के साथ देखना नहीं चाहेगा। जी न्यूज़ पर हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा चैनल है, वो पूरा परिवार देखे, महिलाएं भी देखें, बच्चे भी देखें, युवा भी देखें। उसमें युवाओं के रोजगार की बात भी हो, छात्रों के वजीफे की बात भी हो, छात्र क्या सीख सकते हैं उसकी भी बात हो, महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर हो और पुरुषों के लिए भी जरूर कुछ हो। हमारे लिए टीआरपी नहीं, बल्कि वो कहानियां जरूरी हैं जो हर परिवार और हर घर को रिश्तों की एक गर्माहट देती हैं और हर घर को, परिवार को एक साथ बांध कर रखती हैं। उसकी एक झलक आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारी सोच क्या है,
हम आपसे क्या कहना चाहते हैं और हम कैसे आपके परिवार का एक चैनल, एक सदस्य बनना चाहते हैं, उसकी एक झलक आप देखिए। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। तो यह है जी न्यूज आपके लिए, और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपके परिवार का एक सदस्य बनकर आपके साथ रहें और आपके हर सफर में आपके हमसफर बने। राजस्थान में एक पुजारी की निर्मम हत्या के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था। लेकिन उससे पहले हम टीआरपी घोटाले पर आपके साथ थोड़ी सी चर्चा और करना चाहते हैं। टीआरपी घोटाले की पड़ताल के दौरान आज हमें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसे बॉक्स सिनेमा नाम के चैनल को लगाकर रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि हमने जब इस पूरे मामले की जांच की, हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग लोगों से मिले, उन घरों में गए जहां पर ये टीआरपी मीटर्स लगे हुए थे, और उनसे हमने बात की। जिस लड़के से हमने बात की है उसे इसके बदले हर महीने गूगल पे पर पैसा दिया जाता था, इसका भुगतान किया जाता था, और उससे भी आज हमने बात की है। आप सुनिए। आपके घर पर बैरोमीटर कब से इंस्टॉल हुआ, कैसे हुआ, और कैसे इस घोटाले में कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में शामिल हुए? मैं कॉल आया था मुझे बैरोमीटर से, विवेक भारती से। कहा गया था कि आपके घर पे आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, सर्वे हुआ था, वहाँ पर आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, आपके घर पे अब मीटर लगेगा, तो उससे आपको महीने के 300 रुपये मिलेंगे। मैं बोला ठीक है चलेगा। तो वहाँ पर वो पांडे जी करके आए, उन्होंने मीटर लगाया। कब? कुछ आज से 2 से 3 साल पहले। ठीक है। मीटर लगाया, उसके बाद वो शायद निकल गए कंपनी से, या उनका जगह चेंज हो गया, वो मुझे नहीं पता। उसके बाद वहाँ से फिर दूसरे लोग आए, उनका नाम था दिनेश विश्वकर्मा, वो भी कुछ दिनों में चले गए। फिर विशाल आए, तो वो मेरे को 1 महीने तो नॉर्मल चला। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा और कुछ चैनल चलाने रहेंगे इससे आपको। कौन? विशाल भंडारी। विशाल भंडारी। वो चैनल का नाम था बॉक्स सिनेमा। वो हर महीने मुझे उसके 400 रुपये देते थे चलाने के। वो करीबन 3 से 4 महीने चला था। तो आप सोचिए, 400 रुपए में ये टीआरपी, ये कम से कम एक घर आप बता सकते हैं कि ये बिक गया 400 रुपए महीने में। और जो हम आपको बता रहे थे, टीवी इंडस्ट्री हर साल 32,000 करोड़ रुपए का धंधा करती है। न्यूज इंडस्ट्री की बात करें, हर साल 3600 करोड़ का धंधा करती है न्यूज चैनल्स की जो पूरी इंडस्ट्री है। अच्छी बात यह है कि अब आपको ये सारे जो आंकड़े हैं अब आपकी उंगलियों पर रहेंगे। अब आपको सब पता है टीवी वाले कितना कमाते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल वाले कितना कमाते हैं, न्यूज़ चैनल वालों की क्या कमाई होती है, टीआरपी कहाँ से आती है, कितने टीआरपी के मीटर हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब इस पूरे विषय पर देश में खुलकर पूरी पारदर्शिता के साथ बहस हो रही है और आपकी नॉलेज और जागरूकता बढ़ रही है कि ये सब होता कैसे है। जी न्यूज़ पर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप समाचार भी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें। जो खबरें दिखाई जाएं वो ऐसी ना हो जिनका आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर बुरा असर पड़ता हो। खबरों में झूठ की कोई मिलावट ना हो जिसका आपके विचारों और व्यवहार पर बुरा असर पड़े।
इसी कारण हमने टीआरपी घोटाले के बारे में सभी वर्गों से आज बात करने की कोशिश की है। उनसे ये जानना चाहा कि वो अपनी पसंद और नापसंद के साथ हो रही इस हैकिंग के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है कि अक्सर सस्ते कंटेंट को टीआरपी की चाबी मान लिया गया। आपको न्यूज़ चैनल पर सस्ता कंटेंट दिखाया जाता था और उसको जस्टिफाई ये कहकर किया जाता था कि देश के लोग यही देखना चाहते हैं, जबकि हो ये रहा था कि देश के लोगों को ये 400 रुपए की गोली देकर, ये 400 रुपए का नशा देकर इस टीआरपी को खरीदा जा रहा था और इसलिए आपको ये पूरा सस्ता बाजार जैसा सारे न्यूज़ चैनल्स दिखाई देते थे। उसका बड़ा कारण ये है, इसलिए अगर आप भी जागरूक हो गए तो ये सारे न्यूज़ चैनल्स पर इतना दबाव पड़ेगा कि ये सारे लोग आपको मनोरंजन नहीं, सस्ता कंटेंट नहीं, बल्कि सिर्फ खबरें दिखाना शुरू कर देंगे। इस मामले में मैं एक एग्जाम्पल तो ज़रूर लाऊंगी, वो है कि कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ केस आया था, वहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने नहीं था कि उसने ही वॉज कम्प्लीटली मर्डर्ड और ऐसा, लेकिन हमारा जो ऐसा सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स है और उनके जो जाने माने पत्रकार है जो हमेशा कहते रहते हैं कि नेशन वांट्स टू नो, उन्होंने कह दिया कि और कंप्लीट ऐसा सेटअप कर दिया, पूरे जो देश है जो उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके बातें करते हैं, पूरा के पूरे उन्होंने कह दिया, पूरा देश ऐसा सोचने लगा कि सुशांत वाज कम्प्लीटली मर्डर्ड, ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय दिस गैंग और दोस गैंग। मुझे लगता है कि हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये तो मिनिमम डिसेंसी होता है कि वो जेन्युइन न्यूज़ हम लोग को दे, क्योंकि हमको अब ये दिख रहा है तो हम ये सारा घोटाला सामने आया तो हम देख पा रहे हैं कि ये कोई वो स्कैम है, मतलब वो टीवी ने ऐसे जो मन चाहा वो कोई असम्पशन को ऐसे स्प्रेड कर दिया कि सबको गलत फहमी हो गई। यूनिवर्सल में एक ऐसा न्यूज़ है ना, और सुधीर चौधरी सर का जो बोलने का स्टाइल और जो मोटिवेट करते हैं ना सर, वो रियल। अभी मैंने रात को बाबा का ढाबा आई थिंक मैंने जस्ट अभी फेसबुक पे देखा था, अभी कुछ देर पहले आई थिंक 9 PM के करीब में, तो 9 AM के करीब में, तो उस टाइम में वो पूरा चीज़ दिखा रहे थे कि असली टीआरपी क्या होता है। असली टीआरपी ये होता है कि हम गरीबों को या फिर कोई भी लाचार पर्सन है उसको हम आगे बढ़ाएं। सुधीर चौधरी सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे छवि के व्यक्ति हैं जो उनको देख के, जी न्यूज़ को 9 बजे का जो न्यूज़ देख के ना, कितने सारे स्टूडेंट्स अपने 50% जो एग्जाम्स का जो क्वेश्चन होता है वो क्लियर कर देते हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है और इधर की खबरें उधर की खबरें, कोई सुशांत केस दिखा रहा है, कोई वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग किस हालत में जी रहे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। गरीब मजदूर किसान लोग बहुत ही बेहाल हैं, परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी नहीं है आदमी को, बड़ी समस्याएं हैं गंभीर। इसको मीडिया को दिखाना चाहिए, राइट टू राइट दिखाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें असली चीज़ देखना है। अब जी न्यूज़ है वो स्टिंग करके या जैसे भी वो असलियत दिखाता है। कल भी मुझे इसी के लिए कल मुझे पता चला जो टीआरपी घोटाला हुआ है, कल इसीलिए मुझे पता चला कि ये ऐसा भी हुआ है। सिंपल सी और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया की, जो इंडियन मीडिया से करना चाहता है कि प्लीज़ आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखें, क्योंकि कोई भी डिबेट देखते हैं हम, कोई भी डिबेट, उस डिबेट में सिर्फ अब्यूज़ दिखता है देखने को। सुधीर चौधरी जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम उन्हें हम देखते हैं टीवी के ऊपर, तो एक लगता है कि एक पत्रकार है, एक सच्चाई कहने वाला इंसान है। हम तो यही कहेंगे, सबको यही देखना चाहिए, अच्छी खबरें देखनी चाहिए, साफ सुथरी खबरें देखनी चाहिए, सच्चाई जिसमें हो वो देखनी चाहिए। जी न्यूज़ में सच्चाई ही सच्चाई है। जैसे हमारे जी न्यूज़ चैनल है, 26 सालों से हमारी सेवा कर रहा है और स्पष्ट और स्वच्छ खबरें जो बताता है, हमें ऐसे चैनल चाहिए। ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। और आज तो फिर लोकतंत्र पे जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, फिर इस पे कैसे विश्वास किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और मीडिया को जो है वो बदनाम ऐसे ही जो है वो मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, जो आज सारी मीडिया के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी जो है के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है ऐसे लोगों की वजह से। तो हम चाहते हैं कि आप न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर खुलकर बहस कीजिए, अपनी बात लोगों तक रखिए। न्यूज़ चैनल्स तक भी आप अपनी बात ज़रूर पहुंचाइए कि आपको
देश के न्यूज़ चैनल्स में क्या परेशानी लगती है, क्या आपको समस्या लगती है, हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। हमें लगता है इस पर अब सही समय आ गया है कि इस पर पूरे देश में एक बहस होनी चाहिए। और अगर दर्शकों का दबाव पड़ा, अगर आप सब ने अपना दबाव बना दिया, तो ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स अपने आप को, जो इनकी कमियां हैं उन्हें सुधार लेंगे और जो सारी बातें आपको पसंद नहीं हैं वो सब बातें इन न्यूज़ चैनल से दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा, आपको हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखना है। देश के सारे लोग कहते हैं कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख देख कर थक चुके हैं और जिन खबरों को ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर दिखाया जाता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी हर चैनल आपको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है 24 घंटे लगातार। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ये सोचा है? अब आपका समय है, आपको इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, बताना चाहिए आपको कि हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पत्रकारिता नहीं चाहिए। न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर घर में, हर परिवार में हिंसा होने लगे। वो चाहते हैं कि हर परिवार सिर्फ मार पिटाई वाला, चीखने चिल्लाने वाला डिबेट देखे और अपने मन में, अपने दिमाग में जहर भर ले। या फिर वो ये चाहते हैं कि हर परिवार, हर समाज शांति से सकारात्मक खबरें भी देखे और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में भी कुछ सीखे। यानी सब कुछ नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी दिखाना चाहिए। ये एक बहस है, लेकिन ये बहस न्यूज़ चैनल्स को नहीं, आपको करनी है और इसकी शुरुआत आप अभी से कर दीजिए। कहते हैं सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपको याद होगा, इसी साल मार्च के महीने में हमने आपको जम्मू से जमीन जिहाद पर एक खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के नाम पर 25,000 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला किया गया है। जब हमने ये खबर आपको दिखाई तब हमारे देश के कुछ लोगों को ये सच बहुत चुभ गया था और पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग जी न्यूज़ का दुश्मन बन गया था। यहां तक कि जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाने पर मेरे खिलाफ, जी न्यूज़ के खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई थी। लेकिन आज सारी परेशानियों के बावजूद जी न्यूज़ का सच और आपका सच विजयी हुआ है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट की आड़ में हुए इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच CBI को सौंप दी है। CBI जांच का आदेश देते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि रोशनी एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक था। करीब 8 महीने पहले जब हमने इस घोटाले की जांच की थी तो हमें हैरान करने वाली जानकारियां मिली थी। इनके मुताबिक 2001 में रोशनी एक्ट नाम के कानून के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही इन जमीनों का असली मालिक बना दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई थी। हम आपको 11 मार्च की अपनी वो रिपोर्ट आज दिखाते हैं जब हमने जम्मू में चल रहे इसी जमीन घोटाले के बारे में आपको बताया था। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े शायद आपकी नींद को तोड़ देंगे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया। हम यहां पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, और हम भी उतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं जितना यह देश धर्मनिरपेक्ष है, जितना आप सब धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि किसी खास धर्म को अहमियत ना देना, सबको बराबरी के दृष्टि से देखना। यहां हमारा मुद्दा यह है, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म विशेष के लोगों को फायदा दिया गया। उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि हर धर्म को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, हर धर्म को बराबरी की दृष्टि से देखा नहीं जा रहा। एक धर्म को ज्यादा महत्व मिल रहा है और दूसरे धर्म को कम महत्व मिल रहा है, और यह धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। सवाल यह है कि क्या यह जम्मू की हिंदू बाहुल आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश थी।
और क्या सरकारों ने बहुत सोच समझकर ऐसे कानून बनाए जिनसे जम्मू की डेमोग्राफी को बदला जा सके। तो आज हमें इस बात का बहुत संतोष है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी आज वो अपने अंजाम तक पहुंच गई। अब हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसकी अच्छे से जांच करेगी और जो सच है वो पूरे देश के सामने आएगा। वहां के नेताओं ने जो नाइंसाफी की, वहां के लोगों के साथ क्या पूरे देश के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो अब सही होगी, वहां पर न्याय होगा। और एक मीडिया का जो असली रोल है वो यही होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.